वन सिंगल कंट्री जहां 19,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स है। वाह, ये एक कंट्री नहीं, मतलब दिस इज अ होल लिंग्विस्टिक यूनिवर्स। सो दैट्स कूल ना। बहुत ज्यादा कूल है। आज हम इसी यूनिवर्स के सीक्रेट मैप्स को अनकवर करने वाले हैं, बट पहले इस नॉलेज एडवेंचर से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हाँ जी, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक ठोको और वो घंटी जरूर बजा देना, सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट इनसाइट फ्रॉम अस। रेडी टू बिकम एन एक्सपर्ट। आज का हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इंडिया के पॉपुलेशन और लैंग्वेज से जुड़े कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स से, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस को समझेंगे। राइट। उसके बाद हम इंडिया के इम्बैलेंस्ड सेक्स रेशियो के डीप रूटेड रीजंस का असेसमेंट करेंगे। फिर इंडिया के लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, क्लासिकल एथनिक मॉडल्स, द्रविडियन लैंग्वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन और एच रिस्ले के आर्यन डिबेट में कंट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब अ कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। एग्जैक्टली। तो आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। पहला सवाल, और ये काफी बड़ा है क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? डिस्कस। Broad micro theme: demographic, socio-cultural and economic drivers of India's population growth. ओके, लेट्स अनपैक दिस। टॉपिक 1, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन आज 1.4 बिलियन से ज्यादा है। हाँ। बट ये क्यों और कैसे बढ़ रही है? ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। इसे ऐसे समझो, एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है। ओके, एक तरफ केरला जैसा स्टेट है जहां फीमेल लिटरेसी हाई है और टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर कम है, राइट। और दूसरी तरफ है बिहार जहां टीएफआर 3.0 है। सेम देश बट अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। सही बात है। तो क्यों? चलो इसी क्यू को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए वी कैन स्टार्ट विद अ पावरफुल स्टैटिस्टिक। हाँ बिल्कुल। यूएन के 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया इज होम टू ओवर 1.4 बिलियन पीपल। बट ये स्टोरी सिर्फ लार्ज नंबर्स की नहीं है, ये रीजनल डिस्पैरिटीज, पॉलिसी इंटरवेंशंस और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की भी हैं। परफेक्ट, ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है। अब आते हैं आंसर के बॉडी पर। लेट्स ब्रेक डाउन द कोर फैक्टर्स इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट अप, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, और यहाँ इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर जो 1951 में 5.9 था, वो 2022 में 2.0 हो गया है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, गुड न्यूज राइट? साथ ही मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है थैंक्स टू स्कीम्स लाइक जननी सुरक्षा योजना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 70.3 इयर्स हो गई है। इसका मतलब लोग ज्यादा जी रहे हैं। एग्जैक्टली, व्हिच एड्स टू द पॉपुलेशन। तो यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन। It's so- हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, टीएफआर, मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों को एक आंसर में मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। क्विक हिंट: स्टार्ट विद द नेशनल ट्रेंड यानी टीएफआर डिक्लाइन, ओके, फिर इंट्रोड्यूस करो कॉम्प्लेक्सिटी यानी रीजनल डिस्पैरिटी, और फाइनली दूसरे दो फैक्टर्स मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स की तरह ऐड करो। ऐसे एक लॉजिकल फ्लो बनेगा, समझे? गॉट इट। और दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्विक हिंट: क्योंकि ये एक कॉन्क्रीट पॉलिसी एग्जाम्पल देता है। इससे आपका आंसर मोर ऑथेंटिक लगता है। पता चलता है कि आप सिर्फ थियोरी नहीं, रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस भी जानते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पर। NFHS 5 का डेटा बताता है कि 23% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। दिस लीड्स टू अ लॉन्गर रिप्रोडक्टिव स्पैन। एग्जैक्टली, और इसमें सन प्रेफरेंस का एंगल भी है जिसे स्कॉलर पेट्रिशिया उबरॉय ने स्टडी किया है। राइट। प्लस MN श्रीनिवास के अकॉर्डिंग कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजीज भी प्रोक्रिएशन को प्रमोट करती हैं। बट सबसे बड़ा गेम चेंजर है फीमेल एजुकेशन। अच्छा, वो कैसे? जहां एजुकेशन ज्यादा वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम। केरला इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो मेरा तीसरा क्रॉस क्वेश्चन, पेट्रिशिया उबरॉय और MN श्रीनिवास जैसे स्कॉलर्स का नाम लेने से आंसर में क्या वैल्यू ऐड होती है? क्विक हिंट: इट शोज डीप नॉलेज और आपकी आर्ग्यूमेंट को एकेडमिक वेट देता है। एग्जामिनर को लगता है कि आपने टेक्स्ट बुक के आगे भी पढ़ा है। मेक सेंस। लेट्स टॉक मनी एंड पॉलिसी। मेरा चौथा क्रॉस क्वेश्चन है, क्या पॉवर्टी पॉपुलेशन ग्रोथ को ड्राइव करती है? एब्सोल्युटली। अमर्त्य सेन ने आर्ग्यू किया कि पुअर फैमिलीज अक्सर बच्चों को एक इकोनॉमिक एसेट और सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में देखती हैं। फॉर ओल्ड एज। एग्जैक्टली। और पॉलिसी वाइज इंडिया 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाली पहली कंट्री थी। बट इमरजेंसी के दौरान फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन ने पब्लिक ट्रस्ट को काफी डैमेज किया। ओके, फाइनल क्रॉस क्वेश्चन इस टॉपिक पर। अर्बन वर्सेस रूरल फर्टिलिटी में क्या डिफरेंस है और क्यों? क्विक हिंट: अर्बन एरियाज में टीएफआर 1.8 है, रूरल में 2.2। अच्छा। रीजन सिंपल है, शहरों में बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर और डिफरेंट इकोनॉमिक प्रेशर्स। सिटी लाइफ महंगी है और खेती के लिए लेबर की जरूरत कम है। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ एक मल्टी हेडेड ड्रैगन की तरह है, जिसे डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिसी फैक्टर्स सब मिलकर फ्यूल कर रहे हैं। Excellent summary. Now, pause and practice saying this aloud. India's population growth is a complex interplay of a declining national TFR, persistent regional disparities, socio-cultural norms like son preference, and economic drivers like poverty. इन शॉर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्थ रेट के बारे में नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन, डेवलपमेंट एंड पॉलिसी। ओके, पॉपुलेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं उनकी आवाज की, यानी लैंग्वेजेस की। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। Second question. Austro-Asiatic linguistic groups in India. Broad micro theme, characteristics, distribution and status of the Austro-Asiatic language family in India. So our topic is the Austro-Asiatic languages. ये इंडिया की one of the oldest language families है,
एलपी विद्यार्थी और विनय कुमार राय ने इन्हें क्लासिफाई किया है। हाँ, Think of them as the original linguistic settlers of India, possibly from the Neolithic period. एब्सोल्युटली। और एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए जब भी हम संताली लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जगह मिली है, Right. तो हम एक्चुअली एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज की ही बात कर रहे होते हैं। कूल ना? Very cool. तो इंट्रोडक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि एलपी विद्यार्थी और विनय कुमार राय के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस को इंडियन ट्राइब्स की लैंग्वेजेस में क्लासिफाई किया गया है। और माना जाता है कि इनके स्पीकर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्लीस्ट सेटलर्स में से थे। परफेक्ट। अब आंसर के बॉडी को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, फर्स्ट इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है? वी नो इनका कॉन्सोनेंट सिस्टम रिच है और ये लार्जली एग्लूटिनेटिव है। इसका क्या मतलब है? एग्लूटिनेटिव का मतलब है वर्ड्स बनाने के लिए छोटे-छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स यानी मॉर्फीम्स को एक साथ चिपका दिया जाता है। ओके, प्लस इन लैंग्वेजेस में अक्सर टोनल फीचर्स भी होते हैं और ये ट्रेडिशनली ओरल नहीं है। रिटन फॉर्म बहुत बाद में आया। तो मेरा पहला क्रॉस क्वेश्चन, एग्लूटिनेटिव वर्ड को सिंपल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्विक हिंट, इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचो। आप अलग-अलग ब्लॉक्स जो मॉर्फीम्स हैं को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हो जो कि एक वर्ड है। सिंपल और इफेक्टिव एनालॉजी है। हाँ, ग्रेट। सेकंड पार्ट, इंडिया में इसके कौन-कौन से सब ग्रुप्स मिलते हैं? 2 मेजर सब ग्रुप्स हैं। पहला मुंडा सब फैमिली जो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। ओके, लैंग्वेजेस हैं संथाली, मुंडारी, हो और कोरखू। और दूसरा खासी खिमोइक सब फैमिली जिसे मेघालय में खासी ट्राइब बोलती है। क्रॉस क्वेश्चन नंबर 2, संथाली मुंडा फैमिली की सबसे बड़ी लैंग्वेज है। ये फैक्ट मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विक हिंट, इट गिव्स अ सेंस ऑफ स्केल और उस लैंग्वेज की अपनी फैमिली के अंदर इंपॉर्टेंस बताता है। इससे पता चलता है कि आपको जनरल कैटेगरीज के अलावा स्पेसिफिक डिटेल्स भी पता है। और एक और क्रॉस क्वेश्चन, खासी लैंग्वेज यूनिक क्यों है? क्विक हिंट, क्योंकि ये इंडिया के मेन मुंडा स्पीकिंग रीजन के बाहर पाई जाने वाली कुछ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस में से एक है। अच्छा, इट्स अ जियोग्राफिकल आउटलायर जो इसे माइग्रेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है और इनके सामने क्या चैलेंजेस हैं? ये हमारे आंसर बॉडी का तीसरा पार्ट है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये कई ट्राइबल कम्युनिटीज की कल्चरल आइडेंटिटी और ओरल ट्रेडिशंस का कोर है। राइट। बट द चैलेंज इज कि बिरहौर और असुर जैसी कई लैंग्वेजेस डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेजेस में एसिमिलेशन के कारण इंडेंजर्ड हैं। प्रिजर्वेशन एफर्ट्स जैसे संताली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना बहुत क्रूशियल है। ओके, क्रॉस क्वेश्चन 4, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस टर्म का क्या मतलब है? क्विक हिंट, इसका मतलब है वो लैंग्वेजेस जिनके स्पीकर्स या तो खत्म हो रहे हैं या फिर कोई दूसरी ज्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज बोलने लगते हैं। ये लिंग्विस्टिक्स में एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन, इन लैंग्वेजेस का कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया की हुआबिंजियन कल्चर से कैसे जुड़ता है? क्विक हिंट, ये कनेक्शन एंशिएंट माइग्रेशन पैटर्न्स की तरफ इशारा करता है। ये सजेस्ट करता है कि इन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स शायद हजारों साल पहले साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया माइग्रेट हुए थे, वाओ। जिससे लैंग्वेज प्री हिस्ट्री से जुड़ जाती है। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस इंडिया की डीप हिस्ट्री का एक लिविंग प्रूफ है। बिल्कुल। इन्हें बचाना मतलब इंडिया के एंशिएंट माइग्रेशन पैटर्न्स और रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज को बचाना है। Nicely put. Now practice saying this. The Austro-Asiatic family, with its Munda and Khasi subgroups, represents one of India's oldest linguistic layers, but many of its languages are now endangered and require urgent preservation. In short, these ancient languages are a key to understanding tribal identity and prehistoric migrations in India. Sensitive or critical social issue पर आते हैं. Question 3, here we come. Question, give your assessment of the reason for the imbalance in the sex ratio in India. Broad micro theme. Systemic social, cultural, and economic reasons for India's skewed sex ratio. The topic is decoding the imbalanced sex ratio. तो sex ratio सीधा सा मतलब है per 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं. हाँ, इंडिया में ये रेशियो हिस्टोरिकली इम्बैलेंस्ड रहा है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। exactly. एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। स्टेट्स जैसे हरियाणा और पंजाब, यहाँ पेट्रियार्कल नॉर्म्स इतने डीप रूटेड हैं कि सेक्स रेशियो डेंजरसली लो हो गया था। और इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। बिल्कुल, जैसे मैरिज स्क्वीज, जहाँ इन रीजन्स में लड़कों को शादी के लिए दुल्हन नहीं मिलती। तो फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इंडिया में इस रेशियो में इम्बैलेंस एक क्रिटिकल चैलेंज है, जिसकी जड़ें सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स में हैं। परफेक्ट। इसके रीजंस लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स हैं। चलो आंसर के बॉडी में इन्हें एक-एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन। लेकिन ये प्रेफरेंस है क्यों? ये 2 कोर कॉन्सेप्ट्स की वजह से है। पैट्रिलिनी, जहां फैमिली नेम और वंश मेल लाइन से चलता है, और पेट्रोलोकैलिटी, जहां लड़की शादी के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़ देती है। राइट। सन्स को इकोनॉमिक प्रोवाइडर माना जाता है और फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म करने के लिए भी जरूरी समझा जाता है। फिर है डाउरी सिस्टम, जो बेटियों को एक इकोनॉमिक लायबिलिटी बना देता है, खासकर बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में। और इन सब के ऊपर neglect. Yes. And finally, the tragic neglect of the girl child in nutrition and healthcare. तो क्रॉस क्वेश्चन 1, पैट्रिलिनी और पैट्रिलोकैलिटी जैसे टेक्निकल टर्म्स यूज करने का क्या फायदा है आंसर में? क्विक हिंट, ये कोर एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हें यूज करने से पता चलता है कि आप सन प्रेफरेंस के पीछे के डीप स्ट्रक्चरल रीजंस को समझते हैं। ये आपके आंसर को बहुत एकेडमिक वेट देते हैं। और मेरा दूसरा क्रॉस क्वेश्चन, हरियाणा और पंजाब का एग्जाम्पल इतना पावरफुल क्यों है? क्विक हिंट,
क्योंकि ये हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकिन बहुत लो सेक्स रेशियोज वाले रीजन्स के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। सही। ये साबित करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि डीपली कल्चरल है। ये एक आम मिथ को तोड़ता है। राइट। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी, टेक्नोलॉजिकल मिसयूज। इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस के लिए, यानी फीमेल फीटिसाइड एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये इलीगल है ना? हाँ, पीसीपीएनडीटी एक्ट ऑफ 1994 के तहत इलीगल है, बट ये अभी भी चुपके से होता है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। मैंने अर्बन पैराडॉक्स के बारे में पढ़ा था। मतलब इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गांव तक लिमिटेड नहीं है। एजुकेटेड अर्बन एरियाज जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में भी सिलेक्टिव अबॉर्शंस की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत कम है। वाओ। प्लस मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी एमएमआर भी ओवरऑल फीमेल पॉपुलेशन को कम करता है। क्रॉस क्वेश्चन 3, क्या पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का पूरा नाम याद रखना जरूरी है? क्विक हिंट, पूरा नाम जरूरी नहीं, बट पीसीपीएनडीटी एक्ट मेंशन करना क्रूशल है। इससे पता चलता है कि आप इस प्रैक्टिस के खिलाफ की लीगल इंटरवेंशन के बारे में जानते हैं। और चौथा क्रॉस क्वेश्चन, अर्बन पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का क्या बेनिफिट है? क्विक हिंट, ये उस स्टीरियोटाइप को तोड़ता है कि ये सिर्फ गरीब और अनपढ़ लोगों की प्रॉब्लम है। इससे पता चलता है कि ये इशू वाइड स्प्रेड है और सभी क्लासेस में सोसाइटल माइंडसेट में घुसा हुआ है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब का नतीजा क्या होता है? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है मैरिज स्क्वीज, जो मैंने पहले मेंशन किया। लड़कों को दुल्हन नहीं मिलती, जिससे ब्राइड बाइंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सोशल इविल्स बढ़ते हैं। राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना इसे टैकल करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, आंसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पॉलिसीज या सॉल्यूशंस मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विक हिंट, इससे आपका आंसर बैलेंस बनता है। आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहे, आप उसे सॉल्व करने के लिए किए जा रहे एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। मतलब एक कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस। एग्जैक्टली। तो टू कंक्लूड, द स्क्यूड सेक्स रेशो एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसका कारण स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की और इकोनॉमिक एंजाइटी है। इसे ठीक करना सिर्फ जेंडर जस्टिस के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। Fantastic. Now, pause and practice this summary. India's imbalanced sex ratio is driven by cultural son preference, economic burdens like dowry, and the misuse of technology, despite legal frameworks like the PCPNDT Act. इन शॉर्ट, अ मिक्स ऑफ पेट्रियार्की, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी ने इस क्राइसिस को बनाया है और इसे एक मल्टी फैसेटेड सोल्यूशन की जरूरत है। ओके, इस क्रिटिकल सोशल इशू से चलो वापस लैंग्वेजेस के ब्रॉड कैनवस पर चलते हैं। लेट्स फाइंड आउट अबाउट द मेजर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। Question. Short notes on linguistic elements in Indian population. ब्रॉड माइक्रो थीम, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स एंड मेजर लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया। ओके, तो ये क्वेश्चन है इंडिया की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। हमने पहले ही सेंसस के 15,000 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स वाले फिगर को टच किया था। हाँ, एक स्टैगरिंग डाइवर्सिटी है। बिल्कुल। और ये डाइवर्सिटी रैंडम नहीं है, ये मेजर फैमिलीज में स्ट्रक्चर्ड है। इसका एक ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल, जो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। राइट। ये स्टेट का एक अटेम्प्ट है इस डाइवर्सिटी को पॉलिसी लेवल पर मैनेज और ऑनर करने का। एग्जैक्टली। तो आंसर के कॉन्टेक्स्ट के लिए वी कैन इंट्रोड्यूस इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्रीज ग्लोबली। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के ये इनक्रेडिबल नंबर्स हजारों साल पुराने माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज की हिस्ट्री दिखाते हैं। करेक्ट। इस आंसर का मेन बॉडी इन एलिमेंट्स को 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज में क्लासिफाई करने पर घूमता है। चलो उन्हें एक एक करके कवर करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? वो होगी इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। ये इंडियन पॉपुलेशन के लगभग 75% हिस्से को अकाउंट करती है। 75%? हाँ, प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली से निकली हिंदी, बंगाली, मराठी और उर्दू जैसी लैंग्वेजेस इसमें आती हैं। अकेली हिंदी 44% से ज्यादा पॉपुलेशन बोलती है। और दूसरा मेजर ग्रुप? द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, जो पॉपुलेशन के लगभग 20% को रिप्रेजेंट करती है, मेनली सदर्न इंडिया में। ओके। सोचो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। एस्को परपोला जैसे स्कॉलर्स तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि इनकी जड़ें एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हो सकती हैं। फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, आंसर में हर फैमिली के लिए स्पीकर्स का परसेंटेज मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विक हिंट, ये डेमोग्राफिक वेट का क्लियर सेंस देता है। 75% ऑफ द पॉपुलेशन कहने से इंडो आर्यन का डोमिनेंस और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस तुरंत एस्टैब्लिश हो जाता है। आपका आंसर डेटा ड्रिवन बनता है। नेक्स्ट अप वो फैमिली जिसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यस, द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ये सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स में पाई जाती है। राइट। लैंग्वेजेस जैसे संताली, हो और मुंडारी, जैसा हमने डिस्कस किया, इसे इंडिया का सबसे पुराना लिंग्विस्टिक लेयर माना जाता है। और चौथी वाली? द टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन रीजन्स में बोली जाती हैं। एग्जाम्पल्स हैं मणिपुरी, बोडो और गारो, जो ईस्ट एशिया से माइग्रेशन से लिंग्विस्टिकली जुड़े हैं। क्रॉस क्वेश्चन 2, ये लैंग्वेज फैमिलीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कैसे मदद करती हैं? इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? क्विक हिंट, ये एंशिएंट माइग्रेशन पैटर्न्स को ट्रेस करने में आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक एविडेंस को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लैंग्वेज एक तरह से ह्यूमन मूवमेंट और हिस्ट्री का फॉसिल है। क्रॉस क्वेश्चन 3, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस या CIIL जैसी इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है? क्विक हिंट, CIL इस डाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट, रिसर्च और प्रमोट करने का काम करती है।
इसका जिक्र करने से पता चलता है कि आप गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में भी जानते हैं, जो आपके आंसर में एक और डायमेंशन ऐड करता है। फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन, इन लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्विक हिंट, सबसे बड़ा चैलेंज है कि कई माइनॉरिटी लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड हैं। फॉर इंस्टेंस, कई अंडरमिनीज लैंग्वेजेस एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। इससे यूनिक वर्ल्ड व्यूज का नुकसान होता है। और आखिरी क्रॉस क्वेश्चन, द्राविडियन लैंग्वेजेस पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस हमें क्या बताता है? क्विक हिंट, ये बताता है कि ये लैंग्वेज फैमिलीज आइसोलेशन में नहीं थी। ये कई सदियों तक गहरे और लगातार कल्चरल इंटरैक्शंस और एक्सचेंजेस की तरफ इशारा करता है। तो कंक्लूड, इंडिया का लिंग्विस्टिक टैपेस्ट्री एक अनमोल विरासत है जो इन गहरे कल्चरल इंटरैक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस विरासत को लैंग्वेज इंडेंजरमेंट जैसे चैलेंजेस से एड्रेस करके बचाना हमारे कलेक्टिव हिस्ट्री को बचाने के लिए जरूरी है। Great. Now practice saying this. India's linguistic elements are primarily categorized into 4 families: the dominant Indo-Aryan, the southern Dravidian, the ancient Austro-Asiatic, and the northeastern Tibeto-Burman, each reflecting a unique history of migration. इन शॉर्ट, इंडियाज लैंग्वेजेस उसकी हिस्ट्री का एक मैप है जो माइग्रेशन की वेव्स और सदियों के कल्चरल फ्यूजन को दिखाती हैं। सही बात है। अब जब हम एलिमेंट्स को जानते हैं, चलो देखते हैं कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इन्हें पहली बार कैसे क्लासिफाई किया था। Question. Briefly describe the classical model of ethnic and linguistic classifications of Indian population. Discuss its relevance today. ब्रॉड माइक्रो थीम, क्लासिकल क्लासिफिकेशन मॉडल्स, रिजले, गुहा, गर्सियन एंड देयर कंटेम्पररी रेलेवेंस। ये क्वेश्चन हमें वक्त में पीछे ले जाता है, कॉलोनियल एरा में, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और शुरुआती एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पहली बार इंडिया की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को सिस्टमैटिकली मैप करने की कोशिश की। हाँ, ये थे क्लासिकल मॉडल्स। एग्जैक्टली। H.H. रिजली, B.S. गुहा और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे लोगों के बारे में सोचो। वो पायनर्स थे, बट उनके मेथड्स और मोटिवेशंस उनके वक्त की ही उपज थे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ की है। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में ये स्टेट करना चाहिए कि ये क्लासिकल मॉडल्स इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटी को सिस्टमेटाइज करने के शुरुआती पायोनियरिंग अटेम्प्ट्स थे। वो अक्सर एथनिक ग्रुपिंग के लिए फिजिकल ट्रेट्स और लिंग्विस्टिक मैपिंग के लिए एक्सटेंसिव सर्वेस पर फोकस करते थे। राइट। चलो आंसर के मेन बॉडी को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, एथनिक मॉडल्स और लिंग्विस्टिक मॉडल्स, और फिर उनकी रिलेवेंस डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एथनिक क्लासिफिकेशंस। ये किस चीज पर बेस्ड थे? वो मुख्य रूप से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जैसे स्कल शेप और नाक का साइज पर निर्भर के, ताकि रिजिड रेशियल कैटेगरीज डिफाइन की जा सकें। अच्छा। पहला बड़ा मॉडल था H.H. रिजलीज रेशियल क्लासिफिकेशन 1915। उसने नेजल इंडेक्स जैसे मैट्रिक्स के आधार पर 7 रेशियल टाइप्स प्रपोज किए, जैसे तुर्को ईरानियन और इंडो आर्यन। क्रॉस क्वेश्चन 1, रिजली के मॉडल का मेन क्रिटिसिज्म क्या था? ये इंपॉर्टेंट लगता है। इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि ये कॉलोनियल मोटिव्स और साइंटिफिक रेसिज्म में रूटेड था। इसका मकसद ब्रिटिश शासन को आधार देने के लिए रेशियल हायरार्कीज बनाना था। तो मोर पॉलिटिकल देन साइंटिफिक। एग्जैक्टली। और अब ये पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड है। रिजले के बाद कौन आया? नेक्स्ट थे B.S. गुहाज रेशियल क्लासिफिकेशन 1935। गुहा, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ने रिजले के काम को स्केलेटल रिमेन्स और जेनेटिक स्टडीज इंक्लूड करके रिफाइन किया। उन्होंने 6 मेन रेशियल टाइप्स प्रपोज किए, जैसे निग्रिटो और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ये एक एडवांसमेंट था। हाँ, क्योंकि इसने प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस को भी अकाउंट में लिया। अब लिंग्विस्टिक मॉडल की बात करते हैं। की फिगर कौन थे? वो थे जॉर्ज ए ग्रियर्सन। उनका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 टू 1928 एक मॉन्यूमेंटल काम है, जिसने वो फंडामेंटल फ्रेमवर्क स्थापित किया जिसे हम आज भी यूज करते हैं। अच्छा। उन्होंने लैंग्वेजेस को 4 मेजर फैमिलीज में कैटेगराइज किया, जो हमने अभी डिस्कस की: इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और साइनो टिबेटन। टिबेटो बर्मन। तो अ बिग क्वेश्चन, ये मॉडल्स आज कितने रेलेवेंट हैं? ये क्वेश्चन का डिस्कस पार्ट है। यहाँ क्रिटिकल एनालिसिस आता है। पहला, ये क्रूशियल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। ये इंडिया में डेमोग्राफिक स्टडीज की नींव है। ओके। दूसरा, इनका एक डायरेक्ट पॉलिसी लिंकेज है। ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक काम ने 1956 में स्टेट्स के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रभावित किया। सही। एथनिक क्लासिफिकेशंस ने भी इनडायरेक्टली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को आधार दिया। सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 क्या था? क्विक हिंट, ये वो एक्ट था जिसके थ्रू इंडियन स्टेट्स को बड़े पैमाने पर लिंग्विस्टिक लाइंस पर रीऑर्गेनाइज किया गया था। ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक मैप एक तरह से मॉडर्न इंडिया के पॉलिटिकल मैप का ब्लूप्रिंट था। क्रॉस क्वेश्चन 3, मॉडर्न स्टडीज इन क्लासिकल मॉडल से आगे कैसे बढ़ी हैं? क्विक हिंट, मॉडर्न स्टडीज डीएनए जैसे जेनेटिक एविडेंस, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स यूज करती हैं। वो डाइवर्सिटी की एक ज्यादा नुआंस्ड और नॉन रेशियल समझ पेश करती हैं। मतलब फ्लूइडिटी ओवर रिजिडिटी। एग्जैक्टली। जहां क्लासिकल मॉडल्स ने रिजिड ना बदलने वाले बॉक्सेस देखे, वहां ये फ्लूइडिटी देखती हैं। क्रॉस क्वेश्चन 4, आंसर के लिए रिजले और ग्रियर्सन को कॉन्ट्रास्ट करने का एक सिंपल तरीका क्या है? क्विक हिंट, रिजली ने फिजिकल ट्रेट्स का यूज करके रेस पर फोकस किया, जिसे अब अनसाइंटिफिक माना जाता है। ग्रियर्सन ने सिस्टमैटिक सर्वेस के थ्रू लैंग्वेज पर फोकस किया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आज भी बड़े पैमाने पर वैलिड और यूजफुल है। फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, इस आंसर के कंक्लूजन में कॉलोनियल बायसेस को एक्नॉलेज करना क्यों जरूरी है? इसको सिर्फ फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उनके प्रॉब्लमैटिक ओरिजिन्स और लिमिटेशन से वाकिफ है। ये आपके आंसर को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाता है। तो टू कंक्लूड, क्लासिकल मॉडल्स एक जरूरी हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, बट वो कॉलोनियल बायसेस से पीड़ित हैं। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉलिसी में अभी भी रेलेवेंट है, लेकिन अब उन्हें मॉडर्न मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस से कॉम्प्लीमेंट किया जाता है जो कई ज्यादा साइंटिफिक हैं। परफेक्ट। प्रैक्टिस दिस समरी।
The classical models by Risley, Guha, and Gearson provided a foundational but flawed framework for understanding Indian diversity, with Gearson's linguistic survey having lasting relevance in policy, such as the linguistic reorganization of states. इन शॉर्ट ये पुराने मैप्स बायस टूल से बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मॉडर्न इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को शेप करने में मदद की। हाँ। अब स्पेसिफिक लैंग्वेज फैमिलीज की बात करते हुए चलो दूसरी सबसे बड़ी फैमिली पर जूम इन करते हैं। Question. Outline the distribution of Dravidian languages in India and describe their cultural significance. ब्रॉड माइक्रो थीम, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रिविडियन लैंग्वेज फैमिली। ओके, अब हम ड्रिविडियन लैंग्वेज फैमिली पर फोकस कर रहे हैं। ये सदर्न इंडिया का साउंडस्केप है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस दूर तक महसूस किया जाता है। Correct. इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस का एक ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल है तमिल में संगम लिटरेचर, जो 2000 साल से भी पुराना है। वाओ। ये दुनिया के महान क्लासिकल लिटरेरी ट्रेडिशंस में से एक है, संस्कृत या ग्रीक के बराबर। तो इंट्रोडक्शन में हम मेंशन कर सकते हैं कि ड्रिविडियन फैमिली, जैसा कि एलपी विद्यार्थी और विनय कुमार राय ने क्लासिफाई किया है, इंडिया का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जो लगभग 20% पॉपुलेशन को कवर करता है। परफेक्ट। चलो अब मैं बॉडी की शुरुआत उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन से करते हैं। तो ये लैंग्वेजेस मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? वो सदर्न रीजन्स, प्लेटो और कोस्टल प्लेन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, जो संख्या में सबसे बड़ी है, तमिलनाडु में तमिल सबसे पुरानी और सबसे क्लासिकल, कर्नाटक में कन्नड़ा और केरला में मलयालम, 4 मेजर में से सबसे नई। क्या ये सिर्फ साउथ में ही मिलती हैं? नहीं, और ये मेंशन करने के लिए एक की पॉइंट है, द्रविडियन स्पीकर्स के पॉकेट सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स में भी मिलते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल इंडिया के गौंड्स गोंडी बोलते हैं और छोटा नागपुर प्लेटो के ओराउंस क्रुक बोलते हैं। क्रॉस क्वेश्चन 1, आंसर में इस ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करना क्यों जरूरी है? क्विक हिंट, ये उस सिंपल आइडिया को चैलेंज करता है कि द्रविडियन मतलब साउथ इंडिया। ये सब कॉन्टिनेंट में द्रविडियन स्पीकर्स की एक बहुत ज्यादा वाइड हिस्टोरिकल प्रेजेंस सजेस्ट करता है, शायद इंडो आर्यंस के आने से भी पहले। इन लैंग्वेजेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ओरिजिनल प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज से लगभग 21 द्रविडियन लैंग्वेजेस निकली हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। नॉर्थ द्रविडियन जैसे क्रुक, साउथ द्रविडियन तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा, और सेंट्रल द्रविडियन जैसे गोंडी। अब आते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस पर। हमने लिटरेचर का जिक्र किया, और क्या? इनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। रिलीजन में वो शाइविज्म और भक्ति मूवमेंट्स के प्रसार में पिवटल थे। मानिका वास्कर जैसे पोएट्स के डिवोशनल हिम्स आज भी गाए जाते हैं। सही। अद्वैत वेदांता जैसे फिलोसॉफिकल स्कूल्स भी इन्हीं लैंग्वेजेस में फले फूले। क्रॉस क्वेश्चन 2, भक्ति मूवमेंट क्या था? एक क्विक रिफ्रेशर। क्विक हिंट, ये मेडिवल इंडिया का एक मेजर रिलीजियस मूवमेंट था, जो एक देवता के प्रति पर्सनल डिवोशन पर जोर देता था। ये वर्नाक्युलर पोएट्री और म्यूजिक के जरिए फैला, जिसका बहुत सारा हिस्सा ड्रविडियन लैंग्वेजेस में था, जिससे रिलीजन आम लोगों तक पहुंचा। आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में क्या? लैंग्वेजेस यूनिक ड्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसके ऊंचे गोपुरम्स हैं, के लिए सेंट्रल हैं। वो कर्नाटिक म्यूजिक और भारतनाट्यम और कथाकली जैसे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के लिए भी जरूरी हैं। क्रॉस क्वेश्चन 3, लैंग्वेज आर्किटेक्चर जैसी विजुअल चीज से कैसे कनेक्ट करती है? क्विक हिंट, आर्किटेक्चर के नियमों का वर्णन करने वाले प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें शिल्पा शास्त्रास कहते हैं, मंदिर की दीवारों पर हजारों इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स में दिखाई गई कहानियां, सब लैंग्वेज के थ्रू ही प्रिजर्व और ट्रांसमिट होती हैं। और उनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये मॉडर्न इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट लगता है? ये बहुत बड़ा है। तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट, जो तमिल लैंग्वेज और कल्चर को बचाने की इच्छा से चलाया गया था, उसने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म दिया। ओह वाओ। लैंग्वेज पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मोबिलाइजेशन के लिए एक पावरफुल टूल बन गई। क्रॉस क्वेश्चन 4, द्रविडियन मूवमेंट ने इंडो आर्यन डोमिनेंस को रेजिस्ट करने की जरूरत क्यों महसूस की? क्विक हिंट, ये नॉर्थ से थोपी जा रही हिंदी और सांस्कृतिक कल्चर के खिलाफ एक रिएक्शन था। इस मूवमेंट ने द्रविडियन कल्चर की यूनिक और प्राचीन पहचान पर जोर दिया, जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अलग और उसके बराबर थी। फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, तमिल को ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट क्या बनाता है? क्विक हिंट, इसकी सभी द्रविडियन लैंग्वेजेस में सबसे लंबी अटूट लिटरेरी हिस्ट्री है, और इसने दूसरों की तुलना में संस्कृत से शब्द लेने का ज्यादा विरोध किया है। इसलिए इसने अपने ओरिजिनल प्रोटो द्रविडियन फॉर्म को ज्यादा बचाए रखा है। तो कंक्लूड, द्रविडियन फैमिली का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और गहरा कल्चरल इन्फ्लुएंस इंडिया के प्लूरलिस्टिक फैब्रिक को शेप करने में इसके विशाल रोल को दिखाता है, जो प्राचीन परंपराओं को मॉडर्न पॉलिटिकल आइडेंटिटी से जोड़ता है। Practice saying this. The Dravidian languages, primarily located in southern India, but also found among central Indian tribes, possess immense cultural significance, from ancient Sangam literature and the Bhakti movement to the formation of modern political identities. इन शॉर्ट, द्रविडियन लैंग्वेजेस सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, वो साउथ इंडियन आइडेंटिटी, आर्ट और पॉलिटिक्स का एक आधार है। अब चलो एक कदम पीछे लेते हैं और सभी मेजर डिविजन्स को एक साथ फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार एक क्विक समरी फॉर्मेट में। Question. Major linguistic divisions of India. ब्रॉड माइक्रो थीम, A summary of India's major linguistic families. ये क्वेश्चन एक हाई लेवल ओवरव्यू है, पूरे लिंग्विस्टिक लैंडस्केप का एक स्नैपशॉट। हमने इन टुकड़ों को टच किया है, लेकिन अब हमें उन्हें कंसाइजली एक साथ रखना है, जैसे एक क्विक रिवीजन नोट। Exactly. Intro इंडिया को एक लिंग्विस्टिक मोजाइक
या लिंग्विस्टिक गार्डन के आइडिया से शुरू हो सकता है। 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस और सेंसस ऑफ इंडिया की 121 मेजर लैंग्वेजेस का जिक्र करना स्केल दिखाने के लिए यहाँ यूज करने के लिए ग्रेट डेटा पॉइंट्स हैं। और हम फिर से एलपी विद्यार्थी और विनायक कुमार राय को उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्रेडिट दे सकते हैं। हाँ, मेन बॉडी फिर चारों मेजर फैमिलीज का एक रैपिड फायर ब्रेकडाउन होगा। रेडी? लेट्स डू दिस क्विक फायर राउंड। फर्स्ट अप, इंडो आर्यन। लगभग 75% पॉपुलेशन को अकाउंट करती है। नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में डोमिनेंट है। एग्जांपल्स: हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी। सेकेंड, द्रविडियन। लगभग 20% पॉपुलेशन को कवर करती है, मेनली साउथ में, लेकिन सेंट्रल इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज में भी। एग्जाम्पल्स: तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। थर्ड, ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसे कभी कभी निषादा भी कहते हैं। ये पॉपुलेशन के लगभग 1.5% द्वारा बोली जाती है, मेनली ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच। इसे सबसे पुराना ग्रुप माना जाता है। एग्जाम्पल्स: संतली, हो, खासी। एंड फोर्थ, टिबेटो बर्मन। इसे कभी कभी किराता भी कहते हैं। ये ग्रुप पॉपुलेशन का लगभग 0.8% बनाता है और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल्स: बोडो, मणिपुरी, गारो। क्रॉस क्वेश्चन 1, निषादा और किराता जैसे ऑल्टरनेटिव नेम्स का जिक्र क्यों किया जाता है? क्विक हिंट, ये पुराने कभी कभी एंथ्रोपोलॉजिकली यूज टर्म्स हैं इन लैंग्वेजेस को बोलने वाले ग्रुप्स के लिए, जो अक्सर क्लासिकल टेक्स्ट में मिलते हैं। अच्छा। इनका जिक्र करना डीपर, मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिखाता है। क्रॉस क्वेश्चन 2, यूनियन ऑफ इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? क्विक हिंट, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंग्लिश। ये एक क्रूशियल फैक्ट है क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के बीच ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करती है। क्रॉस क्वेश्चन 3, ये डिविजन्स ज्योग्राफी से इतनी क्लियरली कैसे रिलेट करते हैं? क्विक हिंट, एक बहुत क्लियर ज्योग्राफिकल पैटर्न है। इंडो आर्यन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में, द्रविडियन सदर्न पेनिनसुला में, ऑस्ट्रो एशियाटिक सेंट्रल ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में और टिबेटो बर्मन हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न पेरिफेरी में। सही है। लैंग्वेज का मैप ज्योग्राफी के मैप को फॉलो करता है। क्रॉस क्वेश्चन 4, इंडो आर्यन के लिए 75% का फिगर स्टैटिक है या बदलता रहता है? क्विक हिंट, नहीं, ये हर सेंसस के साथ बदलता है, इस आधार पर कि लोग अपनी मदर टंग क्या डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय से कंसिस्टेंटली डोमिनेंट रहा है। फाइनल क्रॉस क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन, ये 4 पार्ट डिवीजन इंडियन हिस्ट्री के बारे में एक सेंटेंस में क्या बताता है? क्विक हिंट, ये अलग अलग दिशाओं से माइग्रेशन की कई वेव्स की कहानी बताता है। नॉर्थ वेस्ट इंडो आर्यंस, ईस्ट ऑस्ट्रो एशियाटिक्स, नॉर्थ ईस्ट टिबेटो बर्मन्स और एक गहरी जड़ों वाली इंडिजिनस पॉपुलेशन द्रविडियंस। तो सम अप, इंडिया के 4 मेजर लिंग्विस्टिक डिवीजन्स उसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन और सेटलमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, जबकि इंडो आर्यन और द्रविडियन फैमिलीज डेमोग्राफिकली डोमिनेंट हैं, चारों ग्रुप्स इंडियन सोसाइटी के प्लूरलिस्टिक फैब्रिक में क्रिटिकली कंट्रीब्यूट करते हैं। practice saying this. India's major linguistic divisions are the Indo-Aryan, Dravidian, Austro-Asiatic and Tibeto-Burman families, each corresponding to distinct geographical regions and historical migration patterns. इन शॉर्ट, 4 बड़ी लैंग्वेज फैमिलीज, हर एक का अपना इलाका, मिलकर इंडिया का लिंग्विस्टिक मैप बनाते हैं। अब चलो एक कंट्रोवर्शियल फिगर पर जूम इन करते हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था। Question. Contribution of H. Risley to the Aryan debate. ब्रॉड माइक्रो थीम, H. Risley's role in shaping the Aryan debate through racial classification। हम वापस हर्बर्ट होप रिजली पर आ गए हैं। इस बार हम उनके आर्यन डिबेट में रोल पर स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं, जो कॉलोनियल इंडिया में एक बहुत बड़ा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। Yes, उनका काम आर्यन इन्वेजन और इंडियन लोगों के रेशियल ऑरिजिन्स के आइडिया के लिए सेंट्रल था। उन्होंने बेसिकली कास्ट सिस्टम को एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक साउंडिंग आधार देने की कोशिश की। तो इंट्रोडक्शन में रिजली को एक की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिनके एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज भले ही अब डिस्क्रेडिटेड हैं, ने इस डिबेट को दशकों तक काफी शेप किया। चलो उनके कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स में जाते हैं। उनका प्राइमरी मेथड क्या था? उनका की कंट्रीब्यूशन था उनका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूज, स्पेसिफिकली नेजल इंडेक्स। ये नाक की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई का रेशियो था। अच्छा। वो मानते थे कि नाक का शेप किसी व्यक्ति के रेशियल ओरिजिन्स को डिटरमिन कर सकता है। और उन्होंने इस इंडेक्स का यूज करके एक थ्योरी कैसे बनाई? उन्होंने लोगों को 2 मेन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। आर्यन टाइप, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी नाक लंबी, पतली, लेप्टोराइन होती है, और द्रविडियन और एबोरिजिनल टाइप्स, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि उनकी नाक चौड़ी, चपटी, प्लेटराइन होती है। क्रॉस क्वेश्चन, रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए नेजल इंडेक्स का यूज करने में फंडामेंटल फ्लॉ क्या है? क्विक हिंट, ये साइंटिफिक रेसिज्म का एक क्लासिक एग्जांपल है। नाक के शेप जैसे फिजिकल ट्रेट्स किसी भी पॉपुलेशन में बहुत वेरी करते हैं और अलग-अलग सेपरेट रेसेस के रिलायबल मार्कर्स नहीं हैं। तो मतलब ये अब इसे पूरी तरह से अनसाइंटिफिक जंक साइंस माना जाता है। इससे आर्यन द्रविडियन डाइकोटमी कैसे पैदा हुई? रिजले आर्यन इन्वेजन थ्योरी के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उन्होंने तर्क दिया कि रेशियली सुपीरियर गोरी चमड़ी वाले आर्यंस ने सेंट्रल एशिया से इंडिया पर आक्रमण किया और स्वदेशी काली चमड़ी वाले द्रविडियंस पर प्रभुत्व स्थापित किया। ओके। अपनी किताब द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल में उन्होंने सीधे तौर पर कास्ट हायरार्की को इस रेशियल प्योरिटी के आइडिया से जोड़ा। तो उन्होंने कास्ट और रेस के बीच क्या डायरेक्ट लिंक बनाया? उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मण्स जैसी अपर कास्ट ने आर्यन रेशियल फीचर्स जैसे पतली नाक को बनाए रखा है, जबकि लोअर कास्ट और ट्राइबल्स प्री आर्यन या ड्रविडियन ट्रेट्स दिखाते हैं। तो उनके लिए कास्ट सिर्फ रेस और खून का मामला था। क्रॉस क्वेश्चन 2, ये थ्योरी ब्रिटिश शासकों के लिए इतनी सुविधाजनक क्यों थी? क्विक हिंट,
इसने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया। ब्रिटिश खुद को आर्यन आक्रमणकारियों की एक और लहर के रूप में पेश कर सकते थे जो इंडिया में सिविलाइजेशन ला रहे थे। राइट। ये उनकी डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी में भी एक परफेक्ट फिट था, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक रेशियल भेद पैदा करके। क्रॉस क्वेश्चन 3, रिजली के काम ने एक्चुअल कॉलोनियल पॉलिसी को कैसे प्रभावित किया? क्विक हिंट, उनकी रेशियल थ्योरीज सिर्फ एकेडमिक नहीं थी, वो 1901 के सेंसस ऑफ इंडिया जैसे ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज की गई, इस आइडिया को मजबूत करते हुए कि कास्ट एक रिजिड बायोलॉजिकल रियलिटी है, ना कि एक फ्लूइड सोशल स्ट्रक्चर। उनके काम को किसने चैलेंज किया? बाद में जीएस घुरिये और इरावती कर्वे जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनके यूरोसेंट्रिक बायस और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उनकी थ्योरीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्रॉस क्वेश्चन 4, जीएस घुरिये जैसे स्कॉलर्स ने इसके बजाय क्या तर्क दिया? क्विक हिंट, उन्होंने तर्क दिया कि कास्ट एक कॉम्प्लेक्स सोशल और कल्चरल फिनोमेना है, ना कि रेशियल। उन्होंने दिखाया कि इंडियन सोसाइटी लंबे समय के फ्यूजन और कल्चरल एक्सचेंज का उत्पाद है, ना कि रेशियल सेग्रीगेशन का। फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, क्या आर्यन डिबेट आज खत्म हो गया है? क्विक हिंट, नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से बदल गया है। डिबेट रेस से लिंग्विस्टिक्स और जेनेटिक्स पर चला गया है। मॉडर्न डिबेट आर्यन माइग्रेशन वर्सेस आउट ऑफ इंडिया थियरी के बारे में है, लेकिन रिजले के रेशियल फ्रेमवर्क को सभी सीरियस मॉडर्न साइंटिस्ट ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इन कंक्लूजन, एच रिजली के काम ने इंडिया में कास्ट और एथनिसिटी का अध्ययन करने के लिए एक शुरुआती लेकिन गहराई से फ्लॉड और रेशियली बायस्ड फ्रेमवर्क प्रदान किया। उनके आइडियाज को मॉडर्न साइंस ने पूरी तरह से सुपरसीड कर दिया है, लेकिन उनका कॉलोनियल पॉलिसी और सोशल थॉट पर एक स्थायी और डैमेजिंग प्रभाव पड़ा। Practice this summary. Erich Risley contributed to the Aryan debate by creating a racial hierarchy based on the nasal index, linking upper castes to Aryan invaders and lower castes to indigenous Dravidians, a theory that justified colonial rule but has since been scientifically discredited. इन शॉर्ट, रिजले ने नाक नापने के लिए एक रूलर का इस्तेमाल किया और कास्ट की एक रेशियल थ्योरी बनाई, जिसने दशकों तक कॉलोनियल पॉलिसी को शेप किया। अब हमारे आखिरी सवाल के लिए चलो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार एक गहरे एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन 2011। Broad micro theme. Anthropological significance of linguistic diversity in India. ओके, ये सवाल उस सवाल से मिलता जुलता लगता है जो हमने पहले किया है, लेकिन यहाँ का सोर्स मटेरियल बहुत सारे स्कॉलर्स को लाता है और एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ। तो चलो उस पर फोकस करते हैं। वी आर गोइंग बियॉन्ड जस्ट लिस्टिंग द 4 फैमिलीज। Precisely. हम 4 फैमिलीज को जल्दी से रिकैप कर सकते हैं, लेकिन असली फोकस इस पर होना चाहिए कि लैंग्वेज इंडियन सोसाइटी में क्या करती है और ये हमारे इतिहास के बारे में क्या बताती है। ओके, एक ग्रेट रियल लाइफ एग्जांपल है गणेश देवी का विशाल काम द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया PLSI, जिसने सैकड़ों जीवित भाषाओं को डॉक्यूमेंट किया और लैंग्वेज एंडेंजरमेंट के गंभीर खतरे को हाईलाइट किया। तो इंट्रोडक्शन LP विद्यार्थी और विनय कुमार राय के क्लासिफिकेटरी सिस्टम से शुरू हो सकता है। 4 लैंग्वेज फैमिलीज, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और टिबेटो बर्मन का फ्रेमवर्क स्थापित करते हुए। लेकिन अब चलो एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में डाइव करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। इंडिया में ये कैसे जुड़े हैं? लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इंडिया में रीजनल और कभी-कभी कास्ट एफिलिएशन से भी गहरी तरह से जुड़ी है। तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट इसका क्लासिक एग्जांपल है, जहां लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को इंडो आर्यन भाषा हिंदी के आरोपित प्रभुत्व का विरोध करने के लिए एक शक्तिशाली पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। क्रॉस क्वेश्चन 1, क्या आप किसी ऐसे स्पेसिफिक स्कॉलर का नाम बता सकते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस के अर्ली सेटलर्स से लिंक्स का अध्ययन किया? क्विक हिंट, नॉर्मन जाइड। वो एक लिंग्विस्ट थे जिन्होंने नियोलिथिक सेटलर्स और साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेशन से उनके लिंक्स का अध्ययन किया, ये दिखाते हुए कि कैसे लैंग्वेज आर्कियोलॉजिस्ट्स और प्री हिस्टोरियंस के लिए प्राचीन मानव इतिहास को ट्रेस करने का एक टूल हो सकती है। मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या? इंडिया स्वभाव से ही मल्टीलिंगुअल है। फ्रेंच लिंग्विस्ट जूल्स ब्लॉक ने इसे प्रसिद्ध रूप से लिंग्विस्टिक टॉलरेंस कहा था। अच्छा, हालांकि लैंग्वेज हायरार्कीज निश्चित रूप से मौजूद हैं। सबॉल्टन हिस्टोरियन रणजीत गुहा ने कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में इंग्लिश के लैंग्वेज ऑफ पावर के रूप में भूमिका का अध्ययन किया, जिसने एक नया एलीट वर्ग बनाया। क्रॉस क्वेश्चन 2, किसने टिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस के ईस्ट एशिया से माइग्रेशंस के लिंक को हाईलाइट किया? क्विक हिंट, जॉर्ज वैन ड्रीम। वो इस फील्ड में एक प्रमुख लिंग्विस्ट हैं। ये फिर से दिखाता है कि कैसे लिंग्विस्टिक्स हिमालयस के पार ऐतिहासिक मानव गतिविधियों को ट्रेस करने में मदद करती है। क्रॉस क्वेश्चन 3, जूल्स ब्लॉक के टर्म लिंग्विस्टिक टॉलरेंस का वास्तविक अर्थ क्या है? क्विक हिंट, इसका मतलब है इंडिया में वो रोजमर्रा की वास्तविकता, जहां लोग एक ही बातचीत में कई भाषाओं के बीच सहजता से स्विच करते हैं। ये पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कई भाषाओं की स्वीकृति है, जो इस उपमहाद्वीप के लिए अनोखी है। और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ट्राइबल और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के लिए एंडेंजरमेंट का खतरा। जैसा हमने जिक्र किया, गणेश देवी के PLSI ने इस संकट को हाईलाइट किया। राइट। जब एक भाषा खो जाती है तो एक पूरा कल्चरल इकोसिस्टम, उसकी कहानियां, पर्यावरण का ज्ञान, उसका अनोखा विश्व दृष्टिकोण हमेशा के लिए उसके साथ गायब हो जाता है। क्रॉस क्वेश्चन 4, टू बी श्योर, इन सभी क्लासिफिकेशंस का आधार बनाने वाला प्रसिद्ध लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने लिखा था? क्विक हिंट, वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। उनका 1903-1928 का विशाल काम ही वो नींव है जिस पर इंडिया के सभी मॉडर्न लिंग्विस्टिक स्टडीज बने हैं। फाइनल क्रॉस क्वेश्चन, इंग्लिश को आज भी इंडिया में लैंग्वेज ऑफ पावर क्यों माना जाता है? क्विक हिंट,
ये अभी भी हायर एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट, कॉर्पोरेट बिजनेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की भाषा है। इंग्लिश में प्रवीणता अक्सर क्लास का एक प्रतीक होती है और ऊपर की तरफ सोशल मोबिलिटी तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे एक लिंग्विस्टिक हायरार्की बनती है। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि इंडिया की लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स उसकी विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। जबकि मेजर फैमिलीज डोमिनेट करती हैं, असली एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इस बात में है कि कैसे भाषा पहचान को आकार देती है, शक्ति संरचनाएं बनाती है और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के संरक्षण की आवश्यकता कितनी जरूरी है। Practice this concluding thought. Beyond the four major families, the true anthropological significance of India's linguistic elements lies in their role in shaping identity and power dynamics, and in the critical challenge of preserving endangered languages against the forces of homogenization. इन शॉर्ट, इंडिया में लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन से कहीं ज्यादा है। ये आइडेंटिटी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और एक अनमोल विरासत है जो लगातार खतरे में है। Wow. वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। आज हमने इंडिया के डेमोग्राफिक एंड लिंग्विस्टिक टैपेस्ट्री को सच में अनरावल किया है। Let's quickly summarize. हाँ. Population growth, हमने देखा कि it's a complex mix of demographic transition, socio-cultural norms, and economic factors. हाँ. Linguistic diversity, हमने 4 major language families, Indo-Aryan, Dravidian, Austro-Asiatic and Tibeto-Burman को explore किया और उनकी significance समझी. बिल्कुल। Social challenges and history, हमने imbalanced sex ratio जैसे critical issue को assess किया, and we also understood the role of colonial administrators like Risley in shaping the controversial Aryan debate through classical models. इट्स ऑल कनेक्टेड। हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And here's a final thought to leave with. The ethnic and linguistic lines that Risley and Grierson drew over a century ago, क्या आज भी modern India की politics और identity उन्हीं lines पर नहीं चल रही? The linguistic reorganization of states, reservation policies, regional identities, think about how much of that classical colonial framework is still alive today, for better or for worse. व्हाट अ डीप डाइव। अगर लिसनर्स के दिमाग में भी नॉलेज के बल्ब्स जले तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा फैक्ट सबसे सरप्राइजिंग लगा। We read every single comment. Until next time, keep digging deeper and keep learning.